हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें जो बोला गया है, रिमेंबर नो वन मेक्स यू एंग्री। मतलब याद रखिए, आपको कोई भी दुनिया की ताकत गुस्सा नहीं दिला सकती जब तक आप खुद के अंदर वो चीज़, वो गुस्से को ना आने दे, वो एक्सप्रेशन ना आने दे। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे देश के जो एक्स कैप्टन रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने एक गुस्से के ऊपर लोग लोग बोलते थे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया कि कैसा भी, कितनी भी इंटेंस कंडीशन ना हो, कितना भी इंटेंस प्रेशर क्यों ना हो, आप अगर अपने गुस्से पे काबू रखेंगे, कूल माइंड रहेंगे, फोकस्ड वे में काम करेंगे, तो आपको आपकी जो गोल है वहां तक वो अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। और यही रीज़न था दोस्तों कि उन्होंने आईसीसी की तीनों जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं, 2020 वर्ल्ड कप, 50 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप में भी फर्स्ट आना, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है, उन्होंने अपने फोकस्ड माइंड, अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने ये चीज़ लाइफ में अचीव करी। और आज उन्हें पूरे वर्ल्ड का सबसे एक स्टार कैप्टन बोला जाता है, सबसे कूल माइंड कैप्टन बोला जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप भी कुछ सीख सकते हैं धोनी साहब से। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद इफ़ यू डिसाइड टू यूज़ एंगर एज अ रिस्पॉन्स, तो ऐसा ही, अगर अगर मैं आपको एक वाकया बताऊं सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन तेंदुलकर को जब मैकग्रा बॉलिंग करते थे तो कई बार बाउंसर उनके लगती थी। तो मैकग्रा बोलते थे कि उनको कई बार वो मुंह से उनको और ज़्यादा एक तरीके से डिच करने की कोशिश करते थे, उनको गुस्सा और दिलाने की कोशिश करते थे, जिससे कि गलत शॉट खेल के वो आउट हो जाए। लेकिन धोनी, सॉरी, सचिन जो थे, उन्होंने ये चीज़ को सुना, इस गुस्से को काबू किया, और फिर उन्होंने उन्हीं जो बाउंसर्स आती थी, उन्हीं बाउंसर्स पे हुक करके वो अपना जो शॉट है वो उनके उसको चौके में, छक्के में कन्वर्ट किया। और फिर मैकग्राथ को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया कि उन्होंने गुस्से में बोला, उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया। तो यही सारी चीज़ कि आप अपने गुस्से को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं गुस्से पे, ये सारी चीज़ आप समझें और उसको एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे में लेके चले, जिससे कि आप अपनी लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उन्हें एक प्रॉपर तरीके से अचीव कर सके और फोकस्ड वे रहें। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा लंबा हो गया मोटिवेशनल कोट, आई होप यू डोंट माइंड। तो चलता हूं और दे देता हूं आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल, तो 2,51,64,217 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से लगभग 1,75,07,256 257 लोग जो है, 57 लोग जो है पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं। 8,46,743 लोगों की कोरोना की वजह से टोटल जो है अब तक जान चली गई है। टॉप की कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, और पांचवें पे पेरू बना हुआ है। इंडिया के अगर आप केसेस देखेंगे तो लगभग 35 लाख क्रॉस कर चुके हैं, 35,40,000 के आसपास। और जो इसमें टॉप के इस समय स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो टॉप पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर यूपी बना हुआ है। और इसी समय में जैसे कि नीट एग्ज़ाम, नीट और जेई एग्ज़ाम के बारे में बात की जा रही है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट ही कराना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कैसे बच्चों की सेफ्टी और बच्चों का जो ट्रांसपोर्ट है वो इंश्योर किया जाए। क्योंकि बच्चों की जो, क्योंकि अगर आप सिंपल एज दैट देखेंगे, अगर कि हेल्थ है तो एजुकेशन आप ले सकते हैं बाद में, लेकिन अगर आप हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको एजुकेशन होने या ना होने का कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ बोली जा रही है, यही इसी वजह से ऑपोजिशन जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है और कई सारे अपने जतन कर रहा है, बच्चे भी कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन सरकार ने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो बच्चों को सही सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम दे पाए और अपना साल बचा पाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलता हूँ अब अगले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे एडिटोरियल नहीं, ये न्यूज़ है कुछ जो इंपॉर्टेंट अभी अनलॉक 4 की जो नई गाइडलाइंस जारी करी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उसमें बोला गया है कि मेट्रो की जो रेल सर्विसेज हैं वो 7 सितंबर से फिर से स्टार्ट करी जाएंगी, उनको फिर से धीरे धीरे खोला जाएगा विथ अ कैप ऑफ 100%। 100 लोग जो है उसमें स्टार्टिंग में स्टार्ट किया जाएगा कि 100 लोग तक ट्रेवल करेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं 9th to 12th, क्लास 9 से लेकर 12 तक, वो स्कूल जा सकेंगे वॉलंटरीली बेसिस पे, मतलब अपनी स्वेच्छा के अनुसार। अगर उनका, उनके पेरेंट्स का कंसेंट होगा, पेरेंट्स अलाउ करेंगे उसे। उसके बाद जो 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी स्कूल जा सकेगा, अगर वो कंटेनमेंट जोन में नहीं है स्कूल तो। ये 21 सितंबर से ये लागू होगा। उसके बाद जो रिसर्च और स्कॉलर्स स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च और डेवलपमेंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो साइंटिफिक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, उनको भी लैब में काम करने की
इजाज़त दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन डेट्स के हिसाब से। उसके बाद जिन्हें अभी इन डेट्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कब से वो वहाँ पे अपना पूरी तरीके काम कर सकेंगे, लेकिन ऐसा बोला गया है कि वो स्टार्ट कर पाएंगे। जो शादियों में अभी तक 50 लोगों की जो रिस्ट्रिक्शन थी उन्हें अब बढ़ा दिया गया है। अब 50 से 100 लोग तक जो है वो शादी में शरीक हो सकेंगे सितंबर 21 से। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक अच्छी खबर साबित होगी। आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे ओपन एयर थिएटर्स जो हैं उनको ओपन कर दिया जाएगा 21 सितंबर से, लेकिन सिनेमा हॉल जो थिएटर्स होते हैं, जो क्लोज्ड थिएटर्स होते हैं जहाँ पे आप मूवी देखते हैं मॉल्स वगैरह में, स्विमिंग पूल्स या एंटरटेनमेंट पार्क्स, इन सबको अभी बंद ही रखा जाएगा। साथ में आप जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल और जो दूसरे ट्रेन वगैरह हैं इनको अभी पार्शियली ही जैसे चलाया जा रहा है वैसे ही चलाया जाएगा, और इनको स्पेशल फ्लाइट्स के अलावा सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी अभी। उसके बाद यहाँ पे जो बात की जा रही है कि अभी निर्मला सीतारमण ने अभी बोला हमारी इकॉनमी के लिए कि जो भी सेंटर हैं वो स्टेट्स को अब मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय जो सेंटर है वो एक्ट ऑफ जो गॉड, उन्होंने बोला कि इकॉनमी जो हमारा क्रंच कर रही है, इकॉनमी जो बिल्कुल एक गड्ढे में चली गई है, वो हो रहा है सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। मतलब ये एक भगवान के द्वारा करी गई एक तरीके की आपदा है जिसको कि कंट्रोल करके गॉड ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये एक मूवी का डायलॉग है, शायद आपको याद हो। तो वहाँ पे परेश रावल साहब भी ऐसा बोलते हैं, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, कि जो भी चीज़ इंसान के बस में ना हो वो बोल दे कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, और वो उस चीज़ से बच सकता है। हालांकि ऐसी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी से बचने के लिए ही बोला जाता है। और आप देखेंगे कि हमारी इकॉनमी, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की आने के बाद हमारी इकॉनमी डिक्लाइन आ रहा है। इनफैक्ट कोविड-19 के आने के पहले भी हमारी इकॉनमी नीचे आ रही थी, और उसको अगर जब कोविड-19 जब आया उसके बाद से ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग और ह्यूज प्लंज देखने को मिला हमारी इकॉनमी में। और सेंटर अब बोल रहा है स्टेट से कि वो जो भी अब पैसा जीएसटी के ड्यूज़ हैं वो नहीं दे पाएगा किसी भी। इनफैक्ट स्टेट को मना करा जा रहा है कि अब वो सेंटर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सेंटर स्टेट्स को ड्यूज़ दे सके। और बोला है सेंटर ने कि स्टेट्स चाहें तो 97,000 करोड़ बोरो कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे। स्टेट्स जो है वो 2.35 लाख करोड़ जो उनका वो बोरो कर सकते हैं अगर उनकी मार्केट में शॉर्टफॉल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से। वहीं केरला ने बोला है कि ओनली 3% ऑफ स्टेट, जो सिर्फ 3% जो स्टेट की इनकम है ये अवेल करी जा सकती है एज अ लोन। और ये जो प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं सेंटर से एज अ जिससे कि फाइनेंशियल लॉस को कहीं ना कहीं कवर किया जा सके, ये कहीं ना कहीं एक वेग डिसीजन है जो सेंटर के खिलाफ, सेंटर के द्वारा बोला गया एक, आप बोल सकते हैं कि बिना सोचे समझे दिया गया एक बयान है। व्यूज़ जो कि स्टेट्स हैं उन्होंने बोल दिया, इग्नोर कर दिया है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें जो बातें करी गई हैं वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल निष्पक्ष बात है जो सेंटर की तरफ से बोली जा रही है, क्योंकि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जीएसटी कलेक्ट होकर आ रहा है वो उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और स्टेट्स की जो भी डिमांड है उनको क्रंच क्राइसिस में सेंटर फुलफिल करे। तो ये सारी चीज़ें थी, आप इसके बारे में आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है, काफ़ी अच्छे से बात करी गई है, इंडिया को ज़रूरत है फिस्कल काउंसिल की। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए फिस्कल काउंसिल क्या होती है। फिस्कल काउंसिल बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका भी की काम होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करी जाती है, जिससे कि इवेल्युएट किया जा सके क्या कुछ खर्चा किया जा रहा है और क्या कुछ टैक्स आ रहा है। मतलब सरकार की कितनी आमदनी हो रही है और कितना खर्च कर रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इसको आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं फिस्कल काउंसिल से। तो आप फिस्कल सिचुएशन अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर, तो जब से कोविड-19 आया है नोवेल कोरोना वायरस की वजह से, आप देखेंगे हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बैड टू वर्स की तरफ जा रही है। मतलब हमारी जो इकॉनमी है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती हुई जा रही है। फिस्कल डेफिसिट जिसे आप वित्तीय घाटा बोलते हैं जो सेंटर का है 19-20 के लिए, उसे बोला गया है, अगर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नज़र से देखें, उनके एस्टिमेट के हिसाब से देखें, तो इसे लगभग 4.6% बोला जा रहा है, और जो कि 0.8% जो है वो हायर है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है।
इस साल की अगर आप बात करेंगे डेफिसिट जो है इसे एस्टिमेट किया गया है लगभग 7% ऑफ जीडीपी। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज नंबर है। 7% ऑफ जीडीपी, लगभग 10% ऑफ जीडीपी का था आत्मनिर्भर भारत। इवन इसमें आप देखेंगे इसमें फिजिकल स्टिमुलस ऐड नहीं है, तब ये है 7% जीडीपी। अगर इसमें फिजिकल स्टिमुलस ऐड कर दिया जाएगा तो ये और भी ज़्यादा इसका जो नंबर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखेंगे 3.5% जो एस्टिमेटेड बजट है, जी एस्टिमेटेड है बजट का, इसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिले रेवेन्यूज़ के। हमारे देश में आप देखेंगे जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो कंटिन्यूसली जो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो छूता था वो अब कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। और ऑल टाइम लो, आप सोचिए कि ऑल टाइम लो लगभग 60,000 65,000 तक जीएसटी कलेक्शन जो आ रहा है। इससे कैसे सारे सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक फाइनेंशियल जो बैलेंस है वो होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी ज़्यादा एक इकोनॉमिक क्रंच देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड डेफिसिट की अगर आप बात करेंगे यूनियन और स्टेट्स के बीच में तो ये 12% ऑफ जीडीपी तक बोला जा रहा है कि ये बढ़ सकता है। ओवरऑल डेप्ट, अगर ओवरऑल कर्जे की बात आप करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये लगभग 85% तक जा सकता है। अगर यहाँ पे बजट लाइबिलिटीज़ को कंसिडर किया जाए और जो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय होता जा रहा है, क्योंकि बजट में जो बोला गया है और जो हकीकत है उसमें बहुत ही बड़ा एक ह्यूज गैप देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वापस अपनी जो फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ है उस पर वापस आए और जल्दी से जल्दी अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक काम करे। इंडिया की अगर आप देखेंगे बिसाइड्स लार्ज डेफिसिट्स एंड डेप्ट, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक डेप्ट होता जा रहा है, इसकी वजह से जो रिपीटेड जो पोस्टपोन जो टारगेट्स हैं, जैसे टारगेट सेट किए गए कोई बड़ी पॉलिसी लॉन्च करने का या कोई बड़ा दूसरा काम करने के लिए, तो वो सारे टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे, जिस वजह से सरकार को और ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। टाइमली जो नॉन सेटलमेंट ऑफ बिल पेमेंट्स, जो टाइम से जो सेंटर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सब्सिडीज़ वगैरह होती हैं, फूड सब्सिडी या फिर दूसरी जो सब्सिडीज़ होती हैं, इन सारी सब्सिडीज़ को कहीं ना कहीं जो अगर आप नहीं इनके पेमेंट करेंगे तो ये आपके ऊपर एक एडिशनल बर्डन की तरह आएगा और आने वाले टाइम में और ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे। ऑफ बजट फाइनेंसिंग जो है ये दिखाती हैं लोअर डेफिसिट्स, लेकिन क्वेश्चन जो मेन है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन बजट्स। मतलब जो आपने चीज़ें बोली हैं उनको क्या आप ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्हें अकाउंटेबल आप हैं, अपनी अपनी चीज़ पे, अपनी बात पे प्रतिबद्ध हैं या नहीं। ये सारी जो मेन इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे CAG के द्वारा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आर्टिकल 76 में आते हैं जो CAG हमारे देश के, ये इंडिया के 2000 CAG ऑफ इंडिया 2018 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ऑन कंप्लायंस ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। FRBM एक्ट क्या होता है? FRBM एक्ट बेसिकली जो स्टेट्स होते हैं वो जो अपना फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करके चलते हैं, जिससे कि अगर हर स्टेट अपना अपना फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करके चलेगा तो कहीं ना कहीं सेंटर के लिए इजी हो जाता है अपना फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करना। तो यही सारी जो चीज़ें हैं बजट मैनेजमेंट कायदे से करने के लिए वो उसकी बात की जा रही है कि इनको जो इसमें जो गाइडलाइंस हैं इनके हिसाब से चलने की बात की जा रही है, और जो हिडन लाइबिलिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे कि बैंकिंग अरेंजमेंट्स, जैसे कि आप देखेंगे फॉर कवरिंग एरियर्स ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो फर्टिलाइज़र यूरिया में सब्सिडी दी जाती है उन सबको कैसे मैनेज करके चलना है। टू मेक बजट कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, कैसे बजट को कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारा एक सारी जो होलिस्टिक चीज़ें हैं, सारे जो इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करना, फिजिकल इश्यूज़, रेवेन्यू के जो इश्यूज़ हैं और जो दूसरे मार्केट के इश्यूज़ हैं सबको कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना, ट्रांसपेरेंट वे में काम करना कि आप जो पॉलिसी ला रहे हैं उसमें कहीं कोई लूप होल्स ज़्यादा ना देखने को मिले, ज़्यादा कोई इश्यूज़ देखने को ना मिले जिसका फ़ायदा लोग उठाएं और आपका चूना लगा दें। अकाउंटेबिलिटी की जो आप चीज़ें ला रहे हैं, जो आप पॉलिसीज लॉन्च कर रहे हैं, जो आप बजट में बोल रहे हैं, वो चीज़ें आप करके दिखा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने बोला कि फिजिकल डेफिसिट हम 3% तक कंट्रोल करके चलेंगे, लेकिन आप वो कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, यही चीज़ को आप बेसिकली बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी। बात करें अगर 13th फाइनेंस कमीशन की, तो इसने रेकमेंड किया कि कमेटी जो है ये अपॉइंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जो कि इसको बाद में इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया फिजिकल काउंसिल में। हालांकि जो एनुअल इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू ऑफ FRBM कंप्लायंस है, इसमें आप देखेंगे जो फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस ऑन
FRBM रोड मैप पे बात करती है। इसमें प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी वो है कि काउंसिल को जो क्रिएट किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जबकि ऐसा बोला गया है कि इससे इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट काउंसिल होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने हिसाब से, अपनी ऑटोनॉमी से वो ये जो भी रेपरकशंस आ रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी में, वो एड्रेस कर सके। फिर अगर आप देखेंगे 14th फाइनेंस कमीशन में रेकमेंड किया गया है कि जो इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल है, इसे अपॉइंट किया जाएगा बाय रिपोर्टिंग टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रिपोर्ट करके इसे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बनाए जाने की बात की गई बाय इंसर्टिंग न्यू सेक्शन इन FRBM एक्ट। FRBM एक्ट में एक नया सेक्शन इसमें ऐड किया गया। अगर इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो कैसे जो हमारे देश में जो फिस्कल कंसोलिडेशन, इसको कैसे लेके चलना है, जैसे सरकार जो हमारे देश में जो मार्केट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, करप्शन को, सारी चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलने के लिए ये सारे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा अलग अलग टाइम में, 13th में, 14th में। अगर आप देखेंगे फॉर्मल डिप्टी गवर्नर जो हमारे रहे हैं विरल आचार्य जी, इन्होंने बोला था कि को एक बुक उन्होंने लिखी थी, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसमें उन्होंने बोला था कि फोकस ज़्यादा दिया जाए इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल को, मतलब इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, ऑटोनॉमस फिस्कल काउंसिल होगी तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को एक वॉच कर सकेगी और प्रॉपरली चीज़ों को इस तरीके मैनेज करेगी कि हमारी इकोनॉमी पे जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, हार्ड डिसीजंस ले सकेगी कि कहीं पे सब्सिडी मान लीजिए रोकनी है जिससे कि हमारी इकोनॉमी सही एक दिशा में चल सके। वो सारी चीज़ें जो है इंडिपेंडेंसी वो फिस्कल काउंसिल में हो, ऐसा बोला गया विरल आचार्य की बुक में। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा अलार्म था, बच गया, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, तो फिर यहाँ पे फिर बात करी जा रही है जो फिस्कल काउंसिल है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन IFI विच इज़ मैंडेटेड टू प्रमोट स्टेबल एंड सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंसेस। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद अनबायस्ड रिपोर्ट जो पार्लियामेंट को दी जाएगी, इससे हेल्प मिलेगी कि जो लेवल ऑफ डिबेट है जिससे कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके। जैसा कि आपने देखा 13th फाइनेंस कमीशन में बात की गई कि उसमें मैंने अभी बताया था आपको कि कमेटी के द्वारा एक फिस्कल काउंसिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में बनाई जाएगी, इसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दी जाएगी, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आएगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी। उसके बाद जो कॉस्टिंग है वो होगी वेरियस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की, इसमें हेल्प मिलेगी वो प्रमोट कर सके अपनी ट्रांसपेरेंसी ओवर पॉलिटिकल साइकिल टू डिस्करेज पॉपुलिस्ट शिफ्ट इन फिस्कल पॉलिसी एंड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब जैसे पॉपुलिस्ट मतलब क्या होता है? पॉपुलिस्ट मतलब बेसिकली होता है लोक लुभावनवाद। जैसे आपने देखा होगा चुनाव आते हैं तो हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग वादे किए जाते हैं। कोई बोलता है कि हम आपको हर महीने 5,000 रुपये मतलब आपको खर्चे के लिए देंगे, कोई बोलता है आपको हम जो है पेंशन जो है वो आपकी बढ़ा देंगे, कोई कहता है कि आप सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, कोई कहता है कि हम सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, कोई कहता है हम सभी बच्चों को जो है एक साइकिल देंगे। तो ये अलग अलग जो एक ये मतलब ये जो वादे किए जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं इन वादों को पूरा करने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा एक उस पर बर्डन आ जाता है। तो उन सब चीज़ों को प्रॉपरली कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है कि एक फिक्स्ड चीज़ सेट होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सब ऐसे मतलब वादे ना कर पाए जिससे कि जो वो पूरा नहीं कर सकते। ऐसे तो एटलीस्ट वादे ना ही करें, जनता की भलाई करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता की भलाई में भी आपके पास जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमारे एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, वैसे ही आपके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जिससे कि आपको अपनी लिमिट पता होगी कि हाँ ये आपका बजट है, ये आपका बजट होगा जिसके आगे आप नहीं जाएंगे। साइंटिफिक अगर एस्टिमेट्स देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड असेसमेंट ऑफ फोरकास्ट कुड हेल्प इन रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट फिस्कल इंप्लीकेशंस एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट। यही सब मैंने बताया कि सारी चीज़ें जो आपको मान के चलना पड़ेगा कि हमें मान लीजिए 10 रुपये खर्च करने हैं तो आपको वो 10 रुपये कहाँ से आएंगे, वो 9 रुपये आपको जो 8-9 रुपये जो आ रहे हैं आपके पास, उसमें वो 2 रुपये का जो आप कर्जा लेके आएंगे 10 रुपये खर्च करने के लिए, वो सारी चीज़ों का आपके पास एक खाका तैयार रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट टास्क अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन IFI का, तो इसका काम है कि एक ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस करती है, रिव्यू करती है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करती है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, इनको इवैल्यूएट करने के लिए कौन सी
मतलब जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, तो बोल देंगे आपको, ऑप्शन दे देंगे आईएफआई, दूसरा दे देंगे आरबीआई, तीसरा दे देंगे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, चौथा दे देंगे फाइनेंस कमीशन। तो ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट आंसर आंसर टिक करेंगे इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद इसके और जो काम है वो ये हैं कि डेवलप करे और रिव्यू करे माइक्रो इकोनॉमिक और जो बजटरी प्रोजेक्शंस होते हैं उनको, कॉस्टिंग जो होती है बजट और फिस्कल प्रपोजल्स और प्रोग्राम्स की उसको, उसके प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटिंग पॉलिसी मेकर्स विद ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ऑप्शंस की जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं, जैसे मान लो कोई पॉलिसी बनी, लेट से पीएम किसान है, पीएम किसान में बोला गया कि हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये डाले जाएंगे। तो इन 6,000 रुपये से क्या लगता है आपको कि इन 6,000 से किसानों का भला हो जाएगा? हालांकि कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक होलिस्टिक आप रिफॉर्म जो ला सकते हैं जो किसानों की लाइफ में, उनको अच्छी इरिगेशन दे के, अच्छी उनको फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की दे के, अच्छी एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस में जो एपीएमसी रिफॉर्म्स करके, ये सारे तो इसके जो अगर मुकाबले में बात करेंगे वो इतने फ्रूटफुल नहीं नज़र आएंगे। लेकिन यही सारे चीज़ों के लिए ऑल्टरनेटिव जो है वो आईएफआई दे सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अगर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो इसका सबसे पहले जो चाहिए कि सक्सेसफुल फिस्कल काउंसिल्स के अंदर 9 बोर्ड हेड्स होने चाहिए, जो कि इनके सबसे इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हैं कि ये 9 पॉइंट्स पे, 9 पिलर्स पे काम करना चाहिए। सबसे पहले ये लोकल ओनरशिप होनी चाहिए, दूसरी इंडिपेंडेंट और नॉन पार्टीजनशिप, पक्षपात नहीं होना चाहिए, मैंडेट शासनादेश जो एक बार बोल दी गई बात उसका पालन होना चाहिए, रिसोर्सेज की जो भी रिसोर्सेज है उनके बारे में प्रॉपर एक एनालिसिस करके आगे चलना चाहिए, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर जो विधायिका है उसके साथ प्रॉपर फिस्कल काउंसिल जो आईएफआई है उसको काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक हारमोनियस रिलेशन बना रहे। उसके बाद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होना चाहिए। उसके बाद केस स्टडीज़ अगर आप देखेंगे बेल्जियम, चिली और यूके में, वो दिखाती है कि आईएफआई जो है इसने बहुत ही मेजरली और ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया है जो कि भी किसी देश की जो फिजिकल परफॉर्मेंस होती है उसको बढ़ाने में, इंप्रूव करने में। तो ऐसा हमारे देश में अगर आईएफआई आएगी तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी और इससे हमारी जो मार्केट है, वो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे जब भी मार्केट फेल होती है तो गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करना पड़ता है, सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन तब क्या, अगर गवर्नमेंट फेल होती है तो गवर्नमेंट तो फेल हो गई, तो फिर आप जब तक दोबारा चुनाव नहीं होंगे तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उस जो गैप है उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाएगा, तो उसी गैप को ये आईएफआई जो है फुलफिल कर सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। अगर आप देखेंगे क्या यहाँ पे क्या कोई आज की डेट में हमें ज़रूरत है कि ऐसा सिस्टम हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जो कि एक रेगुलर चेक और बैलेंसेस बना के रखें, टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहें बैलेंसेस की, सारे की कैसे खर्च हो रहा है पैसा, क्या कैसे चीज़ें आ रही है और वो पूरा जो साइकिल है वो मेंटेन है या नहीं। इसी रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फिस्कल काउंसिल जो है एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसको चाहिए कि इसको इट नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन रूल बेस्ड फिस्कल पॉलिसी। रूल बेस्ड होना चाहिए कि एक बार जो रूल सेट ऑफ गाइडलाइंस बना दी गई उसी के हिसाब से काम करे, जिससे कि कोई भी अगर एक्सटर्नल जो मान लीजिए कोई सरकार का कोई कैंडिडेट इसमें कुछ बोलता भी है तो वो इसमें ज़्यादा ह्यूजली इंटरवीन ना कर पाए और जैसे कि फिस्कल काउंसिल काम करना चाहती है वैसे काम कर सके। फिस्कल काउंसिल जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है सीटीए को इंप्रूव करने में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, इसको इंप्रूव करने में काम कर सकती। तो ये इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है हेल्थ आईडी, जो हमारे देश में अभी कुछ समय पहले जो हमारे देश में 15 अगस्त को जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ आईडी की बात की गई थी, लाल किले से उन्होंने बोला। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं हेल्थ आईडी होता क्या है। हेल्थ आईडी, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए ये चल रहा है 2020 के अंदर में आपको कोई बीमारी होती है, आपको कोई फीवर आता है, तो आपकी जो फीवर हुआ उसके बाद आपकी कुछ जांचें हुई कि पता लगाने के लिए कैसे आपको फीवर आया, क्या कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट हुए, उसके बाद आपको कुछ जो प्रिस्क्रिप्शंस दवा के दिए गए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी एक आईडी, हेल्थ आईडी क्रिएट करके उसमें सारी चीज़ नोट कर दी गई, फिर लेट से 5 साल बाद या 2 साल बाद आपको लेट से 2022 में फिर से आप बीमार पड़ते हैं, फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप डॉक्टर के पास जाके बताते हैं कि साहब मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर साहब ये दवा बताइए, ठीक करिए इसे।
डॉक्टर साहब अगर आपके पास जो हेल्थ आईडी होगी इसको एक्सेस करेंगे, अपने कंप्यूटर में लगा के देखेंगे, वो आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे कि आपको पहले बुखार आया था, आपके शरीर में ये उस समय प्रॉब्लम थी, ये आपके टेस्ट हुए थे तो ये टेस्ट ऐसे थे, और जो इस समय करंट सिनेरियो है वो क्या है। उस हिसाब से डॉक्टर आपको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे कि आपको क्या कुछ आपकी बॉडी में उस समय से अब तक चेंजेस आए और आगे आपको कैसे सही से स्वस्थ रखा जा सके। ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प मिलेगी। तो हेल्थ आईडी के बहुत ही ह्यूज बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आप अच्छे से इंप्लीमेंट करें। इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हमें कि व्हाट कैन अ डिजिटल हेल्थ आईडी डू फॉर पीपल, ये सब मैंने अभी आपको बताया कि कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग होगी इससे हेल्थ सिस्टम की, इंटीग्रेटेड डेटा से जो डॉक्टर है वो ज़्यादा अच्छे से अपने पेशेंट को एक पेशेंट की इलाज कर पाएंगे बेस्ड ऑन लार्जर रीऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम। इंडिया को चाहिए कि वो ऐसा जो ये जो हेल्थ आईडी है इससे एक तरीके से इसको नीड है कि वो रेगुलेट कर सके प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, स्ट्रेंथन कर सके बेसिक डेटा कलेक्शन को, जिससे कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें ये इंश्योर किया जा सके कि डेटा जो है इसको कहीं किसी गलत तरीके से ना यूज़ किया जा सके, इसको सिर्फ सिटीजन्स की या पेशेंट्स की प्रॉपरली फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सके। ऐसा ना हो कि उनके डेटा का मिसयूज़ करके उनकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया जाए। उसके बाद आप देखेंगे कुछ जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ जो हैविंग समथिंग, कुछ अगर ऐसा होगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये चीज़ की श्योरिटी रखी जाएगी कि हाँ भाई आपका डिजिटल हेल्थ आईडी जो है वो सिक्योर है, आपकी कोई भी ऐसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो आपकी रिवील नहीं करी जाएगी पब्लिक डोमेन में, और उसका लिमिटेड एक्सेस ही कर पाएंगे डॉक्टर। कि मतलब आपके बारे में जैसे लेट से कि आपके सारी हिस्ट्री तो निकाल दी कि आपके क्या बीमारियां रहीं, क्या क्या दवाई लिखी, लेकिन और जो दूसरी चीज़ें कि आपको मान लीजिए कुछ गंभीर बीमारी है या फिर आपको कोई बॉडी में और दूसरा इशू है, वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक ना हो पाए, इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी। तो अब ये देखा जा रहा है व्हाट डज आवर एक्सपीरियंस विद डिजिटल सिस्टम्स टेल अबाउट दिस आईडी प्लान। अगर आप देखेंगे इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत ही एक शानदार आइडिया है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को दिया गया। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो आईडी है, जैसे कि आधार कार्ड की आईडी है, उसके बाद पैन कार्ड की आईडी है, बैंक कार्ड्स के आईडी है, तो ये इतनी सारी आईडीज़ को मेंटेन करना, और उसके बाद भी जो हमारा डेटा है, मान लीजिए कई बार आपने न्यूज़ में सुना भी होगा आधार की जो आईडी है, आधार की आपका डेटा कई बार लीक कर दिया जाता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो रिवील कर दी जाती है, बेच दी जाती है। तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं ये जब तक रिजॉल्व नहीं होते तब तक आप हेल्थ आईडी के बारे में ना ही सोचें तो बेहतर, क्योंकि आपके पास जब तक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से टैकल करके नहीं चल पाएंगे। तो यही सब बोली जा रही है, ओनली विथ रियल टाइम ऑथेंटिकेशन ये सारी चीज़ें अचीव करी जा सकती हैं कि आप रियल टाइम ऑनलाइन बेसिस पे इन सब चीज़ों को एक ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पे नज़र रखें कि कहीं पे भी आपका डेटा मैनिपुलेट नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले, कई बार देखने को मिला कि आपका डेटा चोरी हुआ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ चैलेंजेस जो हैं ये हैं कि अगर किसी इफ़ आई अगेन गो टू फार्मेसी बाय मेडिसिन इफ देयर इज़ अ बार कोड ऑन मेडिसिन, मेडिसिन की जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें बार कोड है या नहीं, ये सारे चीज़ें जो हैं वो इंश्योर करनी होंगी। कैसे जो हाउ एम आई गोइंग टू कनेक्ट द मेडिसिन दैट आई एम गेटिंग टू सेंट्रलाइज डेटाबेस एंड आई एम गोइंग टू मैनुअली एंटर ऑल डेटा, कैसे हम सारे अपने डेटा को एंटर करेंगे। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर को डेटा जो प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद जो सारी जो प्रिस्क्रिप्शंस जो लिखी जाएंगी वो सब डेटाबेस में कैसे डालेंगे, उसके बाद जो डिजिटली रीडेबल और मशीन रीडेबल जो प्रिस्क्रिप्शन होंगे इनको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे डॉक्टर कई बार अपनी जो चिड़िया बना देते हैं वो कोड में लिख देते हैं दवाई, और फिर जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वही ये चीज़ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है। उसको कैसे वो डेटा को आप उसके हेल्थ आईडी में स्टोर करेंगे, ई प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा। तो हमें चाहिए कि ये सब का एक हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेके चलना होगा, जिससे कि डिजिटल आईडी को हम एज अ टूल यूज़ कर सके विथ अ सीक्वेंस और विथ अ सीक्वेंस दैट कुड बी अचीव्ड। डिजिटल आईडी को बिल्कुल इसको लाना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होना चाहिए जिससे कि हम ये चीज़ इंश्योर कर सकें। तो ये अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, अगर हमें स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो हमें इसके लिए इट कुड अमाउंट टू पुटिंग अ कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब ये एक ऐसी चीज़ होगी जैसा कि आप इस
फोटो में देख भी सकते हैं कि अगर जैसे ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा बुलक जो कार्ट है, ये कार्ट की तरफ की अगर मुंह करके खड़ा रहेगा तो फिर ये डायरेक्शन जो है ये कैसे ये इस तरफ कवर कर पाएगा। या फिर उसे जब जब तक ये ऐसा ही है, जब हमारे पास प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम कैसे उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, ये वैसा ही है। तो इसी को ये सारी चीज़ों ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने की बात की जा रही है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम देखें जिससे कि हम अपना जो एक रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है उसको इफेक्टिव तरीके से डिजिटाइज कर पाएंगे ई हेल्थ सिस्टम में, तो वो है सबसे पहले फाउंडेशनल पॉलिसीज़, जिससे कि हम देखेंगे हम अपने हेल्थ सिस्टम पे एक लार्जर फोकस दे पाएंगे। जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी जिससे कि हम सपोर्ट कर पाएंगे अपने इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम को। एक्चुअल हेल्थ एप्लीकेशंस जो होंगी उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है उनके द्वारा जो रिपोर्टिंग होगी उसको प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। जो अंडर रिपोर्टिंग है, जो जो मान लीजिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे किसी की सरकारी अस्पतालों में कई बार बच्चों की जान चली जाती है, उनकी अंडर रिपोर्टिंग करी जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो स्पेसिफिक एरिया जो कि चैलेंजेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वहाँ है डेटा कलेक्शन का। कि लेट्स से कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपके पास हेल्थ आईडी है और आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनको उन सारी रिपोर्ट्स को, उन सारे डेटा को जो आपका डॉक्टर से इलाज करते वक्त उसको फीड कौन करेगा आपके हेल्थ कार्ड में, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे राइट किया जाएगा, कैसे टाइप किया जाएगा, कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, ये सारे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनके बारे में सोचना होगा। सर्टन केसेस, कुछ केसेस में अगर आप देखेंगे स्मॉल पायलट जो है वो, अगर आप छोटे मतलब लेट से फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी है, सोसाइटी बेस्ड में छोटे पैमाने पे छोटे जहाँ पे कम लोग रहते हैं वहाँ पे तो ये चीज़ें आसानी से अफोर्ड करी जा सकती हैं। लेकिन जो जब आपको इतना बड़े पैमाने पे इंटर ऑपरेबिलिटी और इंटीग्रेशन करना होगा तो आप कैसे करके चलेंगे। मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट में हैं किसी स्टेट की, वहाँ पे आपने इलाज कराया, उसके बाद जब आप कहीं वहीं जाके दूसरे किसी प्रदेश में जाके वहाँ पे आप अपना इलाज कराएंगे तो क्या ये एक्सेसिबल होगा, ये डेटा आपका यहाँ पे, इसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि कैसे इन चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा। हेल्थ डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब जब हमारा आधार कार्ड का डेटा हैक किया जा सकता है तो हेल्थ डेटा को हैक नहीं किया जाएगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बहुत सारी बार आप देखते हैं पर्सन, कई लोग जो हैं डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, उनको जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वहाँ पे जॉब नहीं दी जाती है, उनको प्रॉपर उनको इंश्योर नहीं किया जाता, इंश्योरेंस उनका नहीं किया जाता कई बार। तो ये सारे इश्यूज़ को आप कैसे टैकल करके चलेंगे। आप एक बार हेल्थ आईडी इशू कर देंगे तो उनकी तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी, वो वहाँ पे उनके ऊपर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा जो कि फंडामेंटल राइट्स का क्लियर वायलेशन होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे दे विल आइदर चार्ज मच, इसमें ज़्यादा अगर जैसे डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है उससे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे या फिर उनका इंश्योरेंस ही नहीं करेंगे। उसके बाद वैसे ही प्राइवेसी का जो इशू है, जैसे कोई पर्सन है HIV पेशेंट है, वो अपनी रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, वो नहीं डेटा वो डिस्क्लोज करना चाहता है कि येस ही इज़ HIV पॉजिटिव पेशेंट, तो उसे कैसे, अगर हेल्थ आईडी होगी तो उससे तो पूरे जहाँ पे भी वो जाएगा उसको पता चल जाएगा, हेल्थ आईडी से एक्सेस मिल जाएगी लोगों को कि हाँ भाई ये बंदा HIV पॉजिटिव है। तो इससे तो दूर ही रहो, उससे इसके पास ना खाओ, इसके पास ना बैठो। तो ये सारे जो है डिस्क्रिमिनेशन एक बार फिर से देखने को मिलेगा। इसलिए चाहिए हमें कि हम सबसे पहले एक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, उसके बाद ये सारे हेल्थ आईडी और दूसरी इश्यूज़ के बारे में सोचें। और जो दूसरा इशू जिसको प्रॉपरली रेगुलेट करने की ज़रूरत है वो है कि आज की डेट में अगर हम देखेंगे बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं पर्टिकुलर सिटी में, जब हम वहाँ की इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते इजीली कि वहाँ पे कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने पर्टिकुलर वार्ड्स हैं, कितने पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सेज, जब वहाँ की हम इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते तो हम कैसे ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि हम किसी भी जो हेल्थ आईडी होगी उसका डेटा जो है उसको चोरी होने से रोक पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको प्रॉपरली सरकार को इशू कर एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको मेरे इस लेक्चर की अगर PDF चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस। जय हिंद।